सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र वाले भाग से हम पहला पार्ट हमने लिया है विकास। इसमें 30 प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत साक्षरता स्तर के आधार पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर, या ये तीनों हैं उपयुक्त सभी। इसमें हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों चीज़ें जरूरी हैं, तभी हम जो है किसी देश के विकास को हम निर्धारित कर सकते हैं। इन्हीं आधार पर किसी देश का विकास निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से भारत किससे बेहतर है। तो इसमें हम बताएंगे कि भारत किससे बेहतर है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक श्रीलंका ही ऐसा है कि जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है मानव विकास के लिहाज से। बाकी तीनों देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की स्थिति भारत से अच्छी नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा का, प्रश्न नंबर 2 का। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि मान लीजिए किसी एक देश में 4 परिवार हैं, उन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपये है। यानी 4 परिवार हैं और इन परिवारों की जो प्रति व्यक्ति आय लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया है प्रति व्यक्ति का मतलब यहाँ पर है औसत आय। इन परिवारों की औसत आय, ध्यान रहे ये है औसत आय, औसत आय। तो प्रति व्यक्ति का मतलब यहाँ पर हो गया औसत आय। तो मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, उन परिवारों की औसत आय 6,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 11,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। अगर एक परिवार की आय 6,000 रुपया औसत निकलता है, तो 4 परिवार हैं, तो यानी 6 चौक 24। कहने का मतलब हो गया कि 24,000 रुपया जो है वो चारों परिवार की आय हो गई, 24,000 रुपया। ठीक है। और साथ में दिया जा रहा है कि 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 11,000, 3 परिवार की आय 4,000, 7,000, 11, तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 7 11, 22,000 रुपया हो गया 3 परिवार की आय। और जबकि चारों परिवार की आय 24,000 निकला है, तो यानी इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 22,000 रुपया घटा देंगे। तो 24 में से 22 गए बराबर 2,000 रुपया, यानी हमारा खा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो भारत की कुल श्रम शक्ति जो है उसमें 52% भाग जो है वो कृषि में लगा हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है। तो 36% हिस्सा पाया जाता है भारत में। जो निर्धन आबादी है उसमें से 36% भाग जो है भारत में पाए जाते हैं, तो 36% उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है। वार्षिक प्रकाशन है किसका जो है, तो इसमें IBRD का जो है यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो इसका जो है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात विश्व विकास रिपोर्ट जो है इसका वार्षिक प्रकाशन IBRD करता है। तो उत्तर हो गया IBRD। ठीक है, IBRD। चलिए का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 8 मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। मानव विकास सूचकांक में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो इसमें प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो गया जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर एवं गरीबी रेखा। तो ये 3 चीज़ें हैं, यानी हमारा उत्तर हो गया ग। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आंकड़े प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं, ये सभी हैं आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 आर्थिक विकास का कौन मापक नहीं है। आर्थिक विकास का जो वनों का ह्रास यानी वनों में कमी है, ये आर्थिक विकास का मापक
नहीं है। बाकी प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, ये सभी आर्थिक विकास के मापक हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विकास का आर्थिक लक्ष्य नहीं है? तो विकास का आर्थिक लक्ष्य नशाखोरी नहीं है। नशाखोरी करना ये विकास का आर्थिक लक्ष्य नहीं है। बाकी सभी नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी, उत्पादित वस्तुओं के बेहतर मूल्य, ये सभी जो है इसके आर्थिक लक्ष्य हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। पंजाब के समृद्ध किसान क्या नहीं चाहेंगे? क्योंकि पंजाब में उत्पादन खूब होता है, तो पंजाब के लोग नहीं चाहेंगे कि जो किसी भी सामान का मूल्य गिरे, यानी गिरते मूल्य नहीं चाहेंगे कि उस गिरते मूल्य जो हैं। सस्ते श्रमिक चाहेंगे वो चाय चाहेंगे, लेकिन अधिक उपज भी चाहेंगे, लेकिन गिरता हुआ मूल्य नहीं चाहेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आर्थिक अधिक उपयुक्त मापदंड है? तो अधिक उपयुक्त मापदंड है ग, यानी कि ए और बी दोनों, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों हैं इसके, तो इसलिए उत्तर होगा ग। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। मुद्रा क्या नहीं खरीद सकती? मुद्रा जो है वो प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकती है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 15 का ग। अब इसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर 16 है, शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है? तो शिशु मृत्यु दर जो एक कैलेंडर वर्ष होता है, यानी एक कैलेंडर वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित व्यक्ति, 1000 जो जीवित बच्चे होते हैं, 1000 जीवित बच्चों में से जो है 1 वर्ष की आयु से पहले जो बच्चे मर जाते हैं 1000 में, और 1 वर्ष की आयु से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, तो इन शिशुओं का अनुपात जो है शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए 1 वर्ष में मान लीजिए कि 1000 बच्चों में से 5 बच्चे मर जाते हैं 1 साल के अंदर, तो कहा जाएगा 5% बच्चे जो है वो शिशु मृत्यु दर कितना हो गया? 5%। इसमें 1000 बच्चों में ध्यान रहे लिया जाता है, और एक कैलेंडर वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले शिशुओं का अनुपात ही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं? पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित इसलिए हैं क्योंकि आजकल जो है पहले से ही लोगों की मानसिकता है कि महिलाओं को किस लिए पढ़ाया जाए, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो दूसरे परिवार में चली जाती हैं, इसलिए जो है उनको पराया धन कहा जाता है। तो पहली चीज़ है कि पराया धन माना जाता है। दूसरा, लड़कों को पढ़ाने की लोगों की मानसिकता है, ये दूसरा कारण है कि मानसिकता, लोगों की मानसिकता है कि लड़कियों को के बजाय हम लड़कों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दें, इसलिए जो है तो मानसिकता भी एक कारण है। और विवाह के लिए पढ़ाना, बहुत सारे लोग हैं पहले चला रहा है कि लड़कियों को पढ़ा क्या करेंगे, उनको नौकरी नहीं कराना है, शादी विवाह हो जाए तो विवाह के लिए पढ़ाना। उसके बाद और कारण है कि जल्दी शादी होना, लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, इसलिए जो है उनको नहीं पढ़ाया जाता। और लोगों की एक मानसिकता और होती है कि नौकरी न कराने की मानसिकता। तो अगर हम देखें पहला कारण है कि लोगों की मानसिकता कि लड़कियों को न पढ़ाया जाए। दूसरा कारण पराया धन माना जाता है। तीसरा कारण कि विवाह शादी के लिए उनको पढ़ाना। चौथा कारण है कि उनको जो है जल्दी से शादी करा देना। और पांचवा कारण है कि हमको लड़कियों से नौकरी नहीं कराना। इसलिए ये सब कई कारण हैं कि इन कारणों से जो है हमारे यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो भी आय उसे जो है प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आय भी कहते हैं। इसी को प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। औसत आय भी हम कहते हैं इसे ही। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या, मान लेते हैं कि किसी देश की जनसंख्या जो है अगर 100 है और उस देश की जो आय है वो 1000 है। मान लेते हैं कि 1000 है और जनसंख्या 100 है, तो 1000 में हम 100 से भाग देंगे, यानी जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो 10 होगी। तो अगर 1000 आय है, अब 1000 करोड़ भी हो सकता है, 1000 अगर आय है और जनसंख्या 100 है, तो हम क्या करेंगे 1000 में 100 से भाग दे देंगे, तो उत्तर आ गया 10। तो हमारी जो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय है वो 10 हो गया। तो हम इसको ये कहेंगे कि देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का हम भाग दे देते हैं।
देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का हम भाग देते हैं, जो उत्तर आता है उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास देश, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक सत्ता की वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। किसी देश या किसी देश के जो कोई इलाका होता है, क्षेत्र होता है, या व्यक्तियों का जो आर्थिक जो सत्ता है उसमें जो वृद्धि होता है उसको ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि क्या है? तो आर्थिक समृद्धि कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि से मतलब होता है कि किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली जो वास्तविक आय में वृद्धि, अर्थात इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो तो कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। यानी सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि हो रही है तो कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि से मतलब ये होता है कि किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि, उसको हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि क्या है? किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि को ही हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साक्षरता दर क्या है? प्रश्न नंबर 21 है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर का मतलब है यह 7 वर्ष और उससे अधिक लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, यानी 7 साल से कम के लोगों को नहीं इसमें गिना नहीं जाता। 7 साल से जो अधिक उम्र वाले लोग हैं, 7 या उससे अधिक उम्र के लोगों की साक्षरता को ही जो है साक्षरता दर, यानी उनकी साक्षर जनसंख्या का अनुपात, उससे अधिक आयु के लोगों में कितने लोग साक्षर हैं, इसका अनुपात ही साक्षर जनसंख्या या साक्षरता दर कहलाता है। प्रश्न नंबर 22 है, आर्थिक विकास और मानव विकास में मूलभूत अंतर क्या है? तो आर्थिक विकास और मानव विकास, तो पहली चीज़ तो हम पहले आर्थिक विकास क्या होता है? केवल इसमें वित्तीय पक्ष शामिल रहता है। आर्थिक विकास में अगर हम देखें तो इसमें पहला है कि केवल वित्तीय पक्ष इसमें शामिल होता है, केवल वित्तीय पक्ष आर्थिक विकास में शामिल होता है। लेकिन मानव विकास में क्या होता है? मानव विकास में वित्तीय पक्ष के साथ साथ जो है गैर वित्तीय पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी वित्तीय पक्ष तो होता ही है, तो इसके साथ साथ गैर वित्तीय पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसमें आर्थिक विकास में सिर्फ वित्तीय पक्ष, तो गैर वित्तीय पक्ष भी इसमें ध्यान दिए जाते हैं। आगे भी देखते हैं कि इसमें जो है आर्थिक विकास में दूसरा चीज़ है, आर्थिक विकास में विकास का जो है संकीर्ण पक्ष इसमें लिया जाता है कि सिर्फ जो है वित्तीय पक्ष ही शामिल है। इसमें लोग अगर कितने धनी हो रहे हैं, कितने लोगों की राष्ट्रीय आय, कितनी लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उसको इसमें सिर्फ शामिल किया जाता है। सिर्फ जो है इसमें लोग सिर्फ एक ही पक्ष, वही केवल पैसा ही। लेकिन जो विकास होता है, मानव विकास होता है, उसमें इनके अलावा भी कि लोगों की औसत उम्र कैसी बढ़ रही है, लोगों की साक्षरता दर कैसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी शामिल होती हैं कि लोगों की जो संभाव्यता उम्र है कि कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं, ये सब चीज़ें इसमें शामिल किया जाता है तो मानव विकास में। तो इसलिए मानव विकास का जो पक्ष है वो व्यापक है, जबकि आर्थिक विकास का पक्ष संकीर्ण या सीमित है। तीसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि आर्थिक विकास में हम जो विकास को मानते हैं सिर्फ वो देखते हैं कि कितना आर्थिक विकास कितना हो रहा है, यानी मात्रात्मक उसको बोलते हैं कि मात्रात्मक विकास पर ध्यान दिया जाता है। जबकि मानव विकास में गुणात्मक विकास, यानी कि आर्थिक पहलुओं के साथ साथ लोगों का कल्याण भी होता रहे, लोगों की उम्र बढ़ती रहे, लोगों की आय भी बढ़े, इन सब चीज़ों को कि स्वास्थ्य शिक्षा ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल की जाती हैं। तो इसलिए आर्थिक विकास में केवल वित्तीय पक्ष को शामिल किया जाता है, जबकि मानव विकास में वित्तीय पक्ष के साथ साथ गैर वित्तीय पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। दूसरी चीज़ है कि आर्थिक विकास का पक्ष जो है वो संकीर्ण है, सीमित है, लेकिन जो मानव विकास है, मानव विकास का क्षेत्र व्यापक है। आर्थिक विकास में मात्रात्मक विकास होता है, जबकि मानव विकास में गुणात्मक विकास होता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है BMI क्या है? अगला है कि BMI क्या है?
तो BMI होता है कि पहले तो जान लीजिए BMI का मतलब क्या होगा कि कोई बालक बालिका कुपोषित तो नहीं है। कुपोषित यानी उसको खाने आदि का, यानी कि बीमार जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है उनको सही पौष्टिक आहार नहीं मिलता, इसलिए कुपोषित हो जाते हैं। तो कोई बालक बालिका कुपोषित तो नहीं है, इसको जानने का है एक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें कैसे पता करते हैं कि इसमें जो भार होता है, किसी बच्चे का भार को हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, ध्यान दें। इसको हम क्या करते हैं, जो उसकी ऊंचाई होती है बच्चे की ऊंचाई, उससे हम भाग दे देते हैं। जो ऊंचाई होगी ध्यान रहे वो मीटर में होगी, ऊंचाई मीटर में होगी। भार तो BMI बराबर होता है भार बटी ऊंचाई। भार ध्यान रहे किलोग्राम में होगा, ऊंचाई होगी मीटर में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल में। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो कौन सा है, तो केरल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, और इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी दोनों के साथ मिलकर के काम होता है। दोनों इसमें शामिल रहते हैं, सार्वजनिक और निजी, यानी कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, साथ मिलकर के दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, धारणीयता का क्या अर्थ है। तो धारणीयता का अर्थ होता है कि विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया हुआ है, यानी जो विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है वह आने वाली जो पीढ़ी यानी भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। यदि विकास पर्यावरण को हानि पहुंचाता है तो उसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी यानी भावी पीढ़ी को भी भुगतना होगा। तो धारणीयता यानी कि हो गया कि धारणीय विकास भावी पीढ़ी को कम से कम वर्तमान संसाधनों की पूर्ति क्षमता को बनाए रखने का आश्वासन देता रहे। कहने का मतलब हो गया कि जैसे पेट्रोल डीजल है, अगर हम इसका उपयोग करते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमने आने वाली पीढ़ी का जो हिस्सा है, जो भाग है, उसका भी हमने प्रयोग कर लिया। तो इसका मतलब होगा कि विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है, पहले के लोगों से जो हमने प्राप्त किया है, वह भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। और यदि विकास पर्यावरण को हानि पहुँचाता है तो उसका दुष्परिणाम भावी पीढ़ियों को भी भुगतना होगा। तो धारणीयता यानी कि धारण करने की क्षमता, तो यानी कि हमारी जो क्षमता है धारण करने की क्षमता, यानी जो विकास का स्तर हमने पाया हुआ है, यानी कि अभी प्रदूषण कम हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रदूषण कम ही होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ये स्तर बना रहे। पेट्रोल डीजल यानी जो भंडार हैं, ज़मीन के अंदर जो भंडार हैं, जिस प्रकार से हमको मिले हैं तो हम भावी पीढ़ी के लिए भी हम छोड़ें, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसका उपयोग कर लें। तो धारणीयता का अर्थ है कि विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है वह आने वाली पीढ़ी के लिए भी, उनके लिए भी बना रहे। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ है। तो भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो है 47 बच्चे जो है प्रति 1000 हैं, 47 बच्चे प्रति 1000। जैसे शिशु मृत्यु दर जो है मैंने बताया था पहले कि 1000 पर लिया जाता है। जब हम बात कर रहे थे शिशु मृत्यु दर की तो हमने बताया था आपको कि एक कैलेंडर वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जो मर जाते हैं बच्चे, उन शिशुओं का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, यानी मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। वहाँ पर 47 बच्चे, 1000 में 47 बच्चे समाप्त हो जाते हैं 1 वर्ष से पूर्व। और अगर हम कहें कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम कहाँ पर है, यानी कम बच्चे कहाँ मरते हैं, तो वो नागालैंड है। नागालैंड में 7 बच्चे मरते हैं, 7 बच्चे 1000 में। नागालैंड में 7 बच्चे जो है 1000 में मरते हैं, तो सबसे कम नागालैंड है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो है 28 कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य के लोगों की है। तो भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य के लोगों की है। गोवा राज्य के लोगों की सबसे अधिक जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है गोवा की। अगर वहीं पर अगर हम कहें सबसे कम कहाँ के लोगों की आय है, सबसे कम, तो उत्तर होगा हमारा बिहार। लेकिन अगर कहें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय
तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा, और सबसे कम आय जो होती है किस राज्य के लोगों की, वो बिहार के लोगों की। अगला प्रश्न नंबर 29, भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो भारत में ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं उसको हम देखेंगे कि भारत में ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो मानव संसाधन, यानी जो मनुष्य काम करता है, मानव संसाधन, पशु संसाधन, कोयला, विद्युत, बिजली जो मिलती है हमको, वो बिजली जैसे तापीय विद्युत, ताप विद्युत, जल विद्युत, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, परमाणु ऊर्जा शक्ति, प्राकृतिक गैस, ये सभी भारत में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसकी जैसे हम बिजली चलाते हैं, जैसे हमको ऊर्जा मिलती है, जैसे हम देखते हैं कि मानव संसाधन, पशु संसाधन, कोयला, बिजली, ताप विद्युत, जल विद्युत, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, परमाणु ऊर्जा शक्ति, प्राकृतिक गैस आदि, ये सब चीज़ें इसमें शामिल। लेकिन अगर हम करें, अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें पवन ऊर्जा, यानी जो हवा से चलने, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन पदार्थ से अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, ये सभी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। एक बार इसको फिर सुनिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा। तो ये सब जो है वो जैव ऊर्जा के जो है गैर परंपरागत स्रोत हैं। और परंपरागत स्रोत मैंने पहले आपको बताया था कि परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, मानव संसाधन, पशु संसाधन, कोयला, बिजली, जल विद्युत, इसमें पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा, मिट्टी के तेल, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आज के 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं।